चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे थे। लेकिन दूसरा जो मेजर कंसर्न था कि मैनेजमेंट में इफिशियंसी लानी है, एडमिनिस्ट्रेशन में इफिशियंसी लानी है, ये कंसर्न आपका रह गया, जिसको बाद में आपने देखा कि आपके मैक्स वेबर साहब आए और फिर उन्होंने आपकी इस कंसर्न को यानी कि आई मीन जो क्या कहते हैं कि इफिशियंसी का मैटर था, उसको लेकर के आपने देखा कि भाई ब्यूरोक्रेट्स है और ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि भाई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी काम में, और काम में किसी भी तरीके की कोई बाइजनेस की गुंजाइश नहीं होगी, अर्थात किसी भी तरीके की पक्षपात नहीं होगा जी, और सब कोई नियम कानून के तहत बंधे होंगे, नियम कानून से हट करके कोई भी काम नहीं करेगा, तो जाकर के मैनेजमेंट में इफिशियंसी को इंश्योर जी इफिशियंसी को इंश्योर किया जा सकता है बेसिकली। ये दोनों कंसर्न हमारे सॉल्व हो गए। अब तीसरी कंसर्न हमारे पास निकल करके आए, और ये कंसर्न था हमारा कि अब एक तरफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी, दोनों ने इंसान को सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी का साधन मान लिया बेसिकली जी। एक तरफ जहां साइंस, टूल्स एंड एप्लियंसेस ने इंसान को प्रोडक्टिविटी का साधन माना, मुनाफा कमाने का साधन माना, वहां पे इंसानी वजूद अर्थात इंसान की जो अस्तित्व है, व्यक्ति की जो अस्तित्व है, उसको खतरा लाहक हो गया। आई मीन खतरा मंडराने लगा इंसान की वजूद पे, जबकि हम तमाम तरीके की लाहिया अमल, तमाम तरीके की अप्रोच और तमाम तरीके की नीड उसी इंसान के लिए कर रहे हैं, और जो इंसान को हम खतरे में डाल रहे हैं बेसिकली। और दूसरा जो मैटर हुआ वो ये हुआ कि लोग इतने नियम कानून से बंध गए, इतने हायरार्की में बंध गए, इतने नियम कानून से बंध गए कि फिर इंसान को तवज्जो ही मिलना मुश्किल हो गया। नहीं जी, इंसान को तवज्जो ही मिलना मुश्किल हो गया, बल्कि हम इंसान को इंसान कंसीडर करने से इनकार करने लगे। आर यू एग्री विद मी और नॉट जी? यस सर। इंसान को इंसान कंसीडर करने से ही हम लोगों ने इग्नोर किया, बंद कर दिया बेसिकली। इंसान की तमाम तर जो साइकोलॉजिकल नीड है, हमने उन नीड का ख्याल नहीं रखा, और ये पता चला कि भाई ये दो मेजर कंसर्न को जब हमने सॉल्व किया तो इंडस्ट्री में कुछ अलग अलग तरीके के कंसर्न उठने लगे, जैसे वर्कर्स का बहाना बना करके छुट्टी लेना, वर्कर्स का काम में दिल ना लगना, वर्कर्स के जरिए से चोरी किया जाना, वर्कर्स के जरिए से थकान महसूस करना, वर्कर्स को अपनाइयत का एहसास ना होना, अपनेपन का एहसास ना होना, इस तरीके के कई एब्सेंटिज्म का मामला होना, साथ ही साथ वर्कर्स और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप का बेहतर ना होना, इस तरीके के मुद्दे उठने लगे। जब हमने इन दो मुद्दों को कंसीडर किया, इन दो को हमने ठीक करने की कोशिश करी, तो ये मुद्दा उठने लगा। ऐसी स्थिति में जो अप्रोच आया वो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आया, जिसको एल्टन मायो लेकर के आया बेसिकली जी। ऐसी स्थिति में ये जो कंसर्न सब उभरने लगा, ये जो प्रॉब्लम उभरने लगा, इसको कैटर करने के लिए एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच लेकर के आए बेसिकली जी। अरे भाई बोलो जल्दी, बता मत बनो। यस सर, यस सर, यस सर। सो एल्टन मायो जो है वो ये कंसर्न लेकर के आए कि आपकी ये जो मेजर प्रॉब्लम है, जिसको आप बिना इंसान को तवज्जो दिए हुए ठीक नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितना बड़ा साइंस लगा लीजिए, कितना नियम कानून बना लीजिए। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को जब लेकर के एल्टन मायो आए तो उन्होंने कहा कि workers not only the means of the production but also as a man, चूंकि इंसान दरअसल सिर्फ उत्पादन का साधन नहीं है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, बल्कि इंसान तो इंसान है रे भाई। इंसान तो इंसान है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी का साधन मानेंगे तो काम नहीं चलेगा। और ये जो तमाम तरीके की प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है, अब वो बेसिकली इसलिए हो रही है क्योंकि आप इंसान को इंसान नहीं मान रहे हैं, इंसान को दरअसल प्रोडक्टिविटी का साधन मान रहे हैं, एक मशीन मान रहे हैं। सो एल्टन मायो कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए
ये जरूरी है कि जो इम्प्लाई है और जो इम्प्लायर्स है उन दोनों के बीच में इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो, यानी नियम कानून के इतर भी एक रिलेशनशिप हो जो इंसानियत का हो जी, जो इंसानियत का हो, जो वैल्यूज का हो, जो रिस्पेक्ट का हो, जो मोरल का हो। बेसिकली नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर? नहीं समझ रहे हो जी? समझ रहे हैं सर? हैं? यस सर, समझ रहे हैं सर। समझ रहे हैं सर, आप जी। ये कहना चाह रहे हैं? सो बेसिकली हाँ जी, सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि एल्टन मायो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में आप सिर्फ जो इम्प्लायर है यानी कि जो हायर अथॉरिटी है और जो वर्कर्स है उन दोनों के बीच में सिर्फ नियम कानून जैसा रिलेशनशिप ना रहे, सिर्फ प्रोडक्टिविटी का साधन उनको ना कंसीडर किया जाए, बल्कि इंसान दरअसल इंसान है और उनकी जो ह्यूमनिस्टिक पहलू है, जो साइकोलॉजिकल नीड है, फॉर एग्जांपल रोटी कपड़ा मकान, लव, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ नीड, सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट, वैल्यूज, ये तमाम चीजों का रिलेशनशिप एक वर्कर्स और एम्प्लॉय के बीच में जी, एम्प्लॉय के बीच में होना चाहिए बेसिकली। तब जाकर के आपका ये जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में और मैनेजमेंट में, इसको कैटर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। सो बेसिकली इससे पहले ये चूंकि ये जो हमने मैनेजमेंट में साइंटिफिक मैनेजमेंट को पढ़ा और ब्यूरोक्रेसी को पढ़ा, दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि वो दोनों क्लासिकल मैनेजमेंट है, जबकि एल्टन मायो जो है वो नियो क्लासिकल मैनेजमेंट है। और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको इस पर देखने को मिलेगा, आई थिंक 2022 वाले में, कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है और मैक्स वेबर की थ्योरी है, दैट मींस जो ब्यूरोक्रेसी की हमने चर्चा करी, ये दोनों के दोनों क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट माने जाते हैं, जबकि एल्टन मायो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच माने जाते हैं बेसिकली, है ना। ह्यूमनिस्टिक आई मीन नियो क्लासिकल मैनेजमेंट माने जाते हैं बेसिकली। तो जहां पे क्लासिकल अप्रोच वाले किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में एक स्ट्रक्चर को, एक संरचना को फॉलो करते हैं, एक नियम कानून को फॉलो करते हैं, एक हायरार्की को फॉलो करते हैं, वहीं पे जो नियो क्लासिकल मैनेजमेंट है, आई मीन जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले हैं, आई मीन जो एल्टन मायो हैं, उनका ये ख्याल है, उनका ये मानना है कि रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा रिलेशनशिप सिर्फ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो जी, सिर्फ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लाई और इम्प्लायर्स दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो, कैसा रिलेशन हो, इनफॉर्मल सोशल रिलेशन, इनफॉर्मल रिलेशन हो, यस, ह्यूमनिस्टिक इनफॉर्मल रिलेशन हो। That means management should have to consider the humanistic aspect of a person, of workers, like self-respect, social relation, individual motivation, psychological feeling and attitude, and of course personality attributes of the workers actually। तब जाकर के आप जो आपकी प्रॉब्लम, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको हम कैटर कर सकते हैं बेसिकली। जैसा कि हमने आपसे कहा कि नियो क्लासिकल मैनेजमेंट कहा जाता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले को, एल्टन मायो की जो थ्योरी है उसको नियो क्लासिकल अप्रोच कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ एल्टन मायो को नियो क्लासिकल अप्रोच नहीं कहा जा रहा। और फिर ये मैं कह रहा हूं कि फिर ये कहीं पे असर्शन रीजन में, मैं एग्जैक्ट डेट ईयर्स नहीं बता सकता, लेकिन फिर ये कहीं पे आपको असर्शन रीजन में देखने को मिलेगा कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में सिर्फ एल्टन मायो नहीं है, हमारी सिलेबस में सिर्फ एल्टन मायो दिया गया है, बल्कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में मेरी जो इल्म है, जो मैंने पढ़ी है, उसमें 7 लोगों की थ्योरी हमने पढ़ी है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट में, बट हमारी सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एल्टन मायो का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में। That is why what I am trying to say, I am just saying you, this is not only a classical, neo-classical theory. There is also some theories that had been considered in the neo-classical theory. So whenever you have to ask a particular reference and a particular theory, you should have to change and you should have to assert the second name of a particular theory. That means मैं ये कह रहा हूं कि नियो क्लासिकल अप्रोच में बहुत सारी थ्योरी है। हमारी थ्योरी, हमारी सिलेबस में सिर्फ नियो क्लासिकल मैनेजमेंट का एल्टन मायो है,
इसीलिए आपसे अगर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को पूछ दे डायरेक्टली कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में कौन कौन थ्योरी आ रही है या नियो क्लासिकल अप्रोच में कौन आ रहे हैं, तो आप सिर्फ एल्टन मायो को लेकर के आगे मत बढ़िएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एल्टन मायो की बात होगी तो याद रखिए इसको, इस थ्योरी को हम लोग हॉथॉर्न इफेक्ट कहते हैं, जो कि आगे चर्चा होगी कि इस थ्योरी को सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी की बात की जाएगी तो उसको हम लोग हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहेंगे या हॉथॉर्न इफेक्ट कहेंगे। जबकि नियो क्लासिकल मैनेजमेंट की जब बात आएगी तो कई सारी थ्योरी आएंगे। यानी कि नियो क्लासिकल अप्रोच जो है वो एक फिलॉसफी है, एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कई तरीके की थ्योरी आते हैं। बेसिकली। सो ये असर्शन रीजन का सवाल है और ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया आपसे। जी क्या कह रहे हैं राजीव? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ सर। अच्छा, सो मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो सिलेबस में नहीं है, जो नाम, जी मतीन, जो नाम सर सिलेबस में नहीं है वो उन नामों को पूछना उचित है? देखिए उचित है नहीं उचित है हम ये बात नहीं पूछ सकते एमटीए से। हमसे तो सिर्फ सवाल का जवाब मांगेगा और उस वक्त सवाल का जवाब देना पड़ेगा और जो देगा वही क्वालिफाई करेगा, जो नहीं देगा वो नहीं देगा। ये तो बात की बात है कि भाई उचित है कि नहीं है, नहीं, जो कि ऑलरेडी कर चुका है। तो उस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जवाब देने होंगे, बाकी की बात तो बात की है। तो बहरहाल मैं कह रहा हूं कि एल्टन मायो की इस अप्रोच को हम लोग हॉथॉर्न इफेक्ट कहते हैं, लेकिन ये सब जिस फिलॉसफी के अंदर आते हैं, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, उसको हम लोग नियो क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। सो एल्टन मायो ने क्या किया? इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द इनफॉर्मल रिलेशंस अमंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉई who are concerned with moral and psychological rather than legal aspect of an organization actually. So एल्टन मायो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है, जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको कैटर करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो। यानी कि एम्प्लॉयर जो है वो अपनी एम्प्लॉय की जो साइकोलॉजिकल नीड है, जो आगे हम लोग मास्लो की हायरार्की ऑफ थ्योरी को कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, सो वो जो हायरार्की ऑफ नीड है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा एम्प्लॉयर्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। यानी लीगल एस्पेक्ट जितना है, लीगल एस्पेक्ट के साथ साथ हमें ह्यूमन एस्पेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ आप लीगल एस्पेक्ट से कोशिश करेंगे ठीक करने की तो वो ठीक नहीं होगा। बेसिकली हमें उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। जी यस सर। सो क्या कहते हैं कि एक और बात देखिए मिस कर गए। चलिए खैर देखते हैं, फिर ध्यान में आता है तो क्या कहते हैं कि एल्टन मायो की हम बात कर रहे हैं कि एल्टन मायो कह रहे हैं कि अदारे में यानी ऑर्गेनाइजेशंस में, संस्था में जो लीगल एस्पेक्ट है, जो वैधिक पहलू है, उस पहलू के साथ साथ हमें जो मानवीय पहलू है, दैट मीन्स जो इंसानी पहलू है, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तभी जाकर के हम जो मुद्दे हैं उसको हम कंसीडर कर पाएंगे। बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स के साथ यही परेशानी है, ब्यूरोक्रेट्स इसी चीज को नहीं समझ पाते हैं। जैसे अभी मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ स्कूल एजुकेशन को लेकर के कि ब्यूरोक्रेट्स कहीं से बैठ करके वीडियो कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, नहीं है। रे भाई, आप टीचर को क्लासरूम तक भेज सकते हैं, क्लासरूम में बैठा सकते हैं, लेकिन टीचर्स कितना दिल से पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा वो आप रत्ती बराबर उसका बाका नहीं कर सकते। आप कोई कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकते। नहीं जी, आप वीडियो कॉल कर लीजिए, नियम कानून लागू कर लीजिए, जितना कुछ करना है आपको, जितना कुछ कर सकते हैं आप कर लीजिए,
लेकिन जब तक वो टीचर्स इंटरनली तैयार नहीं होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब तक वो टीचर पढ़ा नहीं सकता। Is it right or not? Is it right or Yes, not? sir. So what is the Right. issue? So what should be cater? The matter is that you should have to prepare the teacher to teach. You should have to prepare the teacher in an ideal way to give their best. आप सोचते हैं कि गले पे तलवार रख करके, गर्दन पे छुरी रख करके हम काम करवा लें, तो ये आपकी नाकामयाबी को दर्शाता है या आपकी बददिमागी को दर्शाता है, मेरा ये मानना है। और मुझे लगता है कि आप सब टीचर्स की कौम है, आप मेरी बात से इस बात से एग्री करेंगे कि क्लासरूम में बैठना पढ़ाना नहीं है कि नहीं जी? क्लासरूम में बैठना पढ़ाना नहीं है। Yes. सो दिस इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अगर आप उनसे ज्यादा तौर पर, व्यक्तिगत तौर पे, रिस्पेक्टफुली, साइकोलॉजिकल नीड का ख्याल रखते हुए अगर आप चाहेंगे तो फिर उसका बेस्ट ले सकते हैं आप। वही बात एल्टन मायो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर आप वर्कर्स को तैयार कर लिए, वर्कर्स अगर आपका हो गया, तो फिर आप वर्कर से जो कुछ उछलना चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर आप सोचेंगे जोर जबरदस्ती करके, तो पॉसिबल नहीं है बेसिकली। और ये जो हायरार्की ऑफ नीड है, ये जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये कोई दी गई थ्योरी नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है। एक नहीं, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर 5 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और उसके आधार पर यह थ्योरी दी गई है। अभी आप देखेंगे कि 5 तरीके की एक्सपेरिमेंट हुए हैं और उस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन जनरेट किया गया है और फिर ये थ्योरी दी गई है बेसिकली है। ये जो एल्टन मायो की हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में, इसमें कई लोग शामिल हैं, जैसे चूंकि ये बड़ी लंबी स्टडीज थी और कई एक्सपेरिमेंट और इंटरव्यू स्टडीज शामिल है, और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज टाइप की स्टडी है। अर्थात एल्टन मायो के साथ रॉडलिसबर्गर, विलियमसन, जे डिक्सन, टी नॉर्थ व्हाइटहेड जो क्रिएटिविटी के फादर माने जाते थे, ई वार्ने, लियोन एंड हेंडरसन वगैरह वगैरह सबका नाम आता है। इन सब ने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये थ्योरी उन लोगों ने पेश करी है। देखिए, एल्टन मायो मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है उस बात से इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉई है, वो अपना बेस्ट तभी देगा या उसका बेस्ट आप तभी ले पाएंगे जब आप उनकी इन तमाम तरीके की नीड का ख्याल रखेंगे। यानी वर्कर्स की साइकोलॉजिकल नीड, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, उनकी लव एंड बिलोंगिंगनेस अर्थात फ्रेंडशिप, फैमिली, मोरल, रिस्पेक्ट एंड वगैरह वगैरह, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब तक आप इन नीड का ख्याल नहीं रखेंगे वर्कर्स के या एम्प्लॉय के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी अदारे में, तब तक वो अदारा, उस अदारे का मैनेजमेंट कामयाब नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तब तक कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए वो इत्तेफाक रखते हुए कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ पे लिया कि एक तो आपका साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, फिर उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस दिया जाए एंड फिर स्टीम दिया जाए अर्थात रिस्पेक्ट किया जाए, उनको वैल्यूज दिए जाए, उनकी मोरल की कदर की जाए, तब जाकर के वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचेगा। और जब वहां पे पहुंचेगा तो फिर आपको बेस्ट दे पाएगा। जाहिर है कि जो फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका अदारा है ऑर्गेनाइजेशन से, जाहिर है कि जो कुछ भी फायदा होगा वो आपको होगा। देखिए, जो जैसा कि हमने आपसे कहा कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो ऐसे ही कहानी नहीं है, ऐसे ही कही गई बात नहीं है बेसिकली जी। सर ह्यूमन ये रिलेशन अप्रोच जो जो है ऐसे सर ये जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में जो आपने और 7 लोगों की बात जो कही, तो ऊपर ने ये मोज़लो के हायरार्की से पहले जो नाम लिए वो ये लोग हैं या फिर कोई दूसरा है? अरे वही लोग हैं भाई, और दूसरा कौन रहेगा? इसमें मोज़ले भी शामिल है ना सर? हाँ,
नहीं, मास्लो शामिल नहीं है। मास्लो तो उन्होंने साइकोलॉजी की थ्योरी दी थी ना, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, वो यहाँ कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है समझाने के लिए कि इंसानी पहलू को की जो हम बात कर रहे हैं वो इंसानी पहलू क्या है। क्योंकि इसको हमने कई जगह कॉन्टेक्स्ट में लिया है, लेकिन आपको ये बात कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए कि जिस इंसानी पहलू की बात की जा रही है वो इंसानी पहलू है क्या, जिस साइकोलॉजिकल नीड की बात करी जा रही है वो साइकोलॉजिकल नीड है क्या, तो वो दिखाने के लिए आपको मास्लो की यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट में लाया कि ये इंसान की साइकोलॉजिकल नीड है और इस साइकोलॉजिकल नीड का फुलफिलमेंट होगा तभी इंसान अपना बेस्ट दे पाएगा, और जब बेस्ट देगा जो भी फायदा मिलेगा आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपका ऑर्गन। इज इट राइट? राइट? जी सर। हाँ, यस सर। सो जैसा कि अभी मैं कह रहा था कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो कहानी नहीं है, थ्योरी नहीं है, बल्कि वो एक्सपेरिमेंट पे आधारित है ना, एक्सपेरिमेंट पे आधारित है। और एक्सपेरिमेंट पे आधारित होकर के इन्होंने ये स्टडी करी और स्टडी करके बताया कि आज की अदारे में जो डिक्लेरेशंस ऑफ रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप बेहतर नहीं है ह्यूमन वर्कर्स और एम्प्लॉय के बीच में, वर्कर्स अपनी जज्बात से काम नहीं करते, एम्प्लॉय अपने वर्कर्स को वर्कर्स एम्प्लॉय नहीं मानते, उस तरीके से कंसीडर नहीं करते, ये सब की वजह से जो है वो समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट और मतलब क्लासिकल अप्रोच के अंदर जो भी आते हैं, चाहे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट हो या मैक्स वेबर की थ्योरी हो, इन सब ने इंसान को चक्के की धुरी बना दिया है बेसिकली, जहां पे इंसान सिर्फ प्रोडक्टिविटी का साधन बन गया है, सिर्फ और सिर्फ उत्पादन का साधन बन गया है। जबकि हम ये बात अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि तमाम तरीके की उत्पादन और तमाम तरीके की साजोबात इंसान के लिए ही किए जा रहे हैं, और फिर इंसान को ही हम उस चक्के की धुरी बना रहे हैं बेसिकली। तो उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किए, कई एक्सपेरिमेंट किए, जो हमने नाम लिया आपके साथ एल्टन मायो के साथ। एल्टन मायो कोच कर रहे थे, हेड कर रहे थे, उसके साथ जो नाम लिए सब एसोसिएट हैं, सब लोगों ने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, वो है आपका हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, जिसमें टेस्ट रूम स्टडीज हुआ। इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, टेस्ट रूम स्टडीज कहते हैं, या ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं जी। टेस्ट रूम स्टडीज कहते हैं या ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं बेसिकली। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया एल्टन मायो और उनके एसोसिएट ने, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने क्या किया कि जो फीमेल वर्कर्स थी उनकी दो ग्रुप बनाई गई, 6 लोगों की दो ग्रुप बनाई गई, और दोनों ग्रुप को 2 रूम दिए गए काम करने के लिए। शुरुआत के मरहलों में दोनों ग्रुप में बराबर लाइट दिया गया और जो वर्किंग कंडीशंस थे वो अच्छे थे, शुरुआत में दोनों को सेम दिया गया। रिजल्ट देखे गए तो तकरीबन सिमिलर रिजल्ट जी, तकरीबन सिमिलर रिजल्ट जी मिला देखने को मिला। हाँ, so there is no significant difference between the quantity of achievement among the between the group actually। शुरुआत के मरहलों में ये देखा गया। बाद में एल्टन मायो और उनके एसोसिएट ने क्या किया कि एक रूम में लाइट की कमी कर दी, वर्किंग कंडीशन को थोड़ा डी-स्टैंडर्डाइज कर दिया, वर्किंग कंडीशन को थोड़ा डी-स्टैंडर्डाइज कर दिया। वर्किंग कंडीशंस में लाइट नहीं दिए गए, पानी नहीं दी गई, गर्मी का ख्याल नहीं रखा गया, और एक को जो है अच्छे सुविधा दिए गए, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था की गई, उनका ख्याल रखा गया, वर्किंग कंडीशंस स्टैंडर्डाइज किए गए, और उसके बाद कंपेयर किया गया दोनों के रिजल्ट को। तो ये पाया गया कि जिनको अच्छी सुविधा मिली थी, जिनको ठीक ठाक सुविधा मिली थी, उनके अचीवमेंट उनसे ज्यादा हैं जिनको कम सुविधा मिली थी, यानी जिनको कम लाइट वगैरह दी गई थी, उनकी अपेक्षा उन लोगों के अचीवमेंट ज्यादा हैं जिनको ज्यादा लाइट वगैरह दी गई थी जी, ज्यादा लाइट वगैरह दी गई थी। बात समझ में आई? जी यस।
इससे क्या कंक्लूजन जनरेट हुआ, एक इकट्ठे हम बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट को ध्यान में रखिए कि क्या रिजल्ट से क्या निकल करके आया, वो चीज आप अपने लेवल पे सोचिए। हम कंक्लूसिवली सारे एक्सपेरिमेंट को एक साथ लेकर के बात करेंगे। तो ये था आपका टेस्ट रूम स्टडीज या ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग हॉथर्न एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ये आमतौर पर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो आमतौर पे हॉथर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर टेस्ट रूम या ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किए गए। उसके बाद दूसरा जो स्टडीज किया गया वो ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स देखा गया। बेसिकली मतलब जो वर्कर्स जो हैं उनके एटीट्यूड और सेंटिमेंट्स देखे गए टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर्स, टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर्स ना, नहीं भाई नहीं समझ रहे हो क्या जी? आवाज मिल रही कि नहीं बराबर? जी सर। भाई बात समझ में आ रही है? तो बात बराबर बताओ ना, बाकी लोग चुप क्यों हो भाई? बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। होगा या तो सर आपकी बात को गौर से सुन रहे हैं सर हम लोग। इतना भी गौर से मत सुनिए कि दिक्कत हो जाए रे भाई। सो बेसिकली क्या कहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो है ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स। ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स का क्या मतलब होता है? सेंटिमेंट्स का क्या मतलब होता है? जिसे इमोशनल बोल सकते हैं, जज्बात कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, भावनात्मक पहलू कह सकते हैं। एक स्पेशल फील्ड में सेंटिमेंट, हाँ फीलिंग एक तरीके की, अपनापन सा एहसास होना जी, मोरल रिलेशनशिप का होना सेंटिमेंट्स है। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो ह्यूमन एटीट्यूड है एंड सेंटिमेंट्स है, इसमें क्या किया उन लोगों ने, जो एल्टन मायो है और उनके एसोसिएट है, उन लोगों ने जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स का इंटरव्यू किया और उनसे पूछा गया, मतलब आइटम तो बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन जो आइटम के डायमेंशन थे, मतलब जिस डायमेंशन पे आइटम बेस्ड था, उस डायमेंशन में से एक डायमेंशन ये था कि आप अपने एम्प्लॉयर्स को लेकर के, अपने मालिक को लेकर के आपकी क्या फीलिंग है, कैसा महसूस करते हैं और कितनी इज्जत करते हैं, किस तरीके का आपका ख्याल है, उस पर विचार प्रस्तुत करिए। एक तो ये था डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन ये था कि आपके जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो जो नियम कानून लागू करते हैं, जो पॉलिसीज और प्रोग्राम लागू करते हैं, उससे आप लोग कितने खुश हैं और वो किस तरीके से कामयाब हो रहा है, किस हद तक कामयाब हो रहा है। तो ये स्टडीज इंटरव्यू के थ्रू किया गया। बेसिकली इसमें ये पता चला कि जो वर्कर्स हैं वो उनकी जज्बाती लगाव, भावनात्मक संबंध नहीं है अपने एम्प्लॉयर्स के साथ में, अर्थात जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके साथ में बहुत ज्यादा जज्बाती लगाव जी, बहुत ज्यादा जज्बाती लगाव नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जब जो पॉलिसीज और प्रोग्राम मैनेजमेंट लागू करते हैं वो वर्कर्स से बिल्कुल नहीं पूछते, वर्कर्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, वो डिसाइड कर लेते हैं और डिसाइड करके हमारे ऊपर इम्पोज कर देते हैं, हमारी राय एक बार भी नहीं लेते, हमारी राय बिल्कुल नहीं मानते। ये निकल करके आया। इसका मतलब ये भी आप नोट करिए कि इस स्टडी से फिर क्या कंक्लूजन निकला, क्या रेफरेंस बना, ये चीज फिर आप सोच के रखिए। ये दो स्टडीज हुए, पहला हुआ ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, दूसरा हुआ ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स, और तीसरा है सोशल ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। इस स्टडीज में क्या हुआ,
क्योंकि पहली जो ये जो दूसरी वाली स्टडी की हमने बात करी, इसमें दो गुंजाइश है, दो तरीके की बात ये है कि मेबी वर्कर्स पक्षपात उत्तर दे सकता है, प्रश्नों के पक्षपात या वेग आंसर दे सकते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिस वर्कर से हमारी इंटरव्यू हुई है, मेबी के उस वर्कर से एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका कभी झगड़ा हो रखा हो और इसलिए उन्होंने इस तरीके की आंसर करी। तो ये दो वैग्यूनेस और दो क्वेश्चन जो है वो उठ रहे थे ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स जैसे एक्सपेरिमेंट पे। एल्टन मायो और एसोसिएट ने डिसाइड किया कि हम तीसरी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तीसरी स्टडी करेंगे, और तीसरी स्टडी आया सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। इसमें एल्टन मायो और उनकी टीम ने क्या किया कि एज ए वर्कर्स बन करके ऑर्गेनाइजेशन में गए। कैसे गए? वर्कर वर्कर्स बन करके ऑर्गेनाइजेशन में गए, वर्कर्स के तौर पे गए, वर्कर्स बन करके ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे गए, ऑर्गेनाइजेशंस में गए, वर्कर्स बन करके गए। क्या लगी सर? काम करने के लिए सर। हाँ, तो काम करने के लगी तो गिवे किया था, लेकिन वो तो मेन मकसद वो थी ना, एक्सपेरिमेंट करना था, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। So what is actually, what exactly want to know why they are involved in the के लिए क्या चीज के लिए? जस्ट ये वर्कर बन के ऑब्जर्वेशन के लिए गया था कि क्या रिलेशन है, कितना खुश है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर। ठीक है। सो बेसिकली नो डाउट, अभी तो हम लोग ऊपर में बात किए ना भाई, कितने घचानर हो, सुनते नहीं हो सही से। अभी तो बात कर रहे थे ऊपर में कि भाई वैगुनेस दो तरीके के आए, अब उस वैगुनेस को दूर करने के लिए तीसरी स्टडी की जा रही है। तो वैगुनेस का पॉइंट तो पहले ही मिल गया ना यार, पॉइंट तो पहले ही मिल गया कि क्या करना है हमको। नहीं मिला, अभी तो बात कर रहे थे ना ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंटेशन में कि दो तरीके की कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है वो अराइजेज हो रहे थे। पहला तो ये अराइजेज हो रहा था कि बाइसनेस कर रहा है वर्कर्स, नहीं वर्कर्स के 22 पक्षपात आंसर थे, और ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि जिससे हमने इंटरव्यू करे वो एक्चुअली में उससे पहले से झंझट हो रखी है मैनेजमेंट की, इसी वजह से उसने इतना जल्लाद टाइप के आंसर दिए, दिल जले टाइप के आंसर दिए। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हुआ ना, नहीं? yes, तो इसमें उन्होंने क्या किया, 14 लोगों ने, जो एल्टन मायो और उनके एसोसिएट थे, उसमें से बेसिकली 14 लोगों ने अलग अलग इंडस्ट्री में गए, अलग अलग फैक्ट्री में गए, और नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन के तौर पे, किसी को कुछ पता नहीं है, हाँ, किसी को पता नहीं है कि हम क्यों आए हैं, आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम आपके साथ काम करने के लिए आए हैं, वर्कर्स है, तो एज ए वर्कर्स शामिल हो गए ऑर्गेनाइजेशंस में, और फिर वर्कर्स के दरमियान रह करके वर्कर्स आपस में जो बात कर रहे थे, या उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के कि भाई हम भी नया नया ज्वाइन किए हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है, जरा बताओ कैसे क्या है, नहीं जी। और फिर वर्कर्स में जो बात कर रहा है, आपस में जो बात कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों से वो ये नतीजा किए कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉई है उसका अपने एम्प्लॉयर्स के प्रति अच्छे एटीट्यूड नहीं है, अच्छे रवैया नहीं है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयर्स है, वो अपने वर्कर्स की तमाम तरीके की सुख सुविधा और उनकी मनोवैज्ञानिक पहलुओं का, उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। यही वजह है कि हमने देखा, एल्टन मायो उनके एसोसिएट ने देखा कि वर्कर्स आपस में शिकायत कर रहे हैं मैनेजमेंट की, जी वर्कर्स इस तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई क्यों जान लगाना, हमारी थोड़ी है, जो पाएगा आराम से करेंगे, नहीं होगा दूसरे दिन होगा, हमको क्या मिल जाएगा, हमारी तो वही तनख्वाह मिलनी है जी। तो इस तरीके की बात जो है वो वर्कर्स को करते हुए सुने सोशल ऑब्जर्वेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में। तो ये 3 आपके स्टडीज हुए, इन सब का सामूहिक रूप से कंक्लूजन पेश किया जाएगा।
चौथा स्टडीज हुआ और चौथा स्टडीज था वो आपका एब्सेंटीज्म इन इंडस्ट्री। वर्कर्स अनुपस्थित क्यों रह रहे हैं? अक्सर वर्कर्स बीमारी का बहाना बना करके कभी किसी को डेथ करा देते हैं, कभी किसी को डेथ करा देते हैं, कभी किसी को डेथ करा देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इस तरीके की हजार बहाने करके जी, इस तरीके की हजार बहाने कर करके वर्कर्स छुट्टी ले रहे हैं। कभी पेट में दर्द हो जा रहा है, कभी बच्चे की तबीयत खराब हो जा रही है, कभी मेहरारू की तबीयत खराब हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। इस तरीके की बहाने बना करके वर्कर्स एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती छुट्टी ले रहे हैं। छुट्टी ले रहे हैं, वर्कर्स जबरदस्ती ले रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं। यस, गायब होने जाते हाँ ऑर्गेनाइजेशन से गायब रहना चाहते हैं। हाँ, वो क्यों? क्योंकि उनको बहुत टेंशन हो रहा है। जब ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं काम करने के लिए तो बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, बहुत अजीब किस्म का फीलिंग आता है कि भाई मतलब एकदम टोटली अनएक्सपेक्टेड और टोटली फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जितना से जितना ज्यादा हो वो छुट्टी लेकर के हम रहें, बेसिकली ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो इन चीजों को देखने के लिए स्टडीज की गई, एब्सेंटीज्म का स्टडी किया गया एल्टन मायो और उनके एसोसिएट के द्वारा, और फिर ये पाया गया, ये कंक्लूजन जनरेट किया गया कि भाई वर्कर से ज्यादा काम लिए जा रहे हैं, अर्थात उनसे स्टैंडर्डाइज टाइम नहीं दिया जा रहा है कि आपको इतना देर करना है, उनसे जबरदस्ती काम करवाई जा रही है। एक तो नींद वीद का ख्याल नहीं रखते, प्लस में जबरदस्ती काम कराते हैं, फिर उनकी छुट्टी का कोई प्रोसीजर्स नहीं है, और छुट्टी अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके बदले में कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, और जज्बाती तौर पे जाहिर है कि वो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसी वजह से वो आपके ऊपर जी, वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में एक्चुअली में क्रोनिक एब्सेंटीज्म का शिकार है। इसलिए वर्कर्स आना नहीं चाहते, क्योंकि अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं जी, बॉस इतना डांटते हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसी वजह से वर्कर्स जो है वो एब्सेंट रह रहे हैं। तो ये 4 स्टडीज हुए। एक स्टडीज हमने आपको गाइड किया आपके साथ में, जो चौथी स्टडीज थी। दरअसल जो चौथी स्टडीज है वो 5वीं स्टडीज थी, लेकिन चौथी स्टडीज हमने गाइड किया क्योंकि चौथी स्टडीज कुछ अलग नहीं थी। 1, 2, 3 और 4 एक जैसा स्टडीज है, यानी कि वो एक जगह पार्टिसिपेंट्स, एक जगह नॉन पार्टिसिपेंट और एक जगह इंटरव्यूइंग स्टडी था। इसी वजह से वहां से चौथी स्टडीज को जो है वो गाइड किया गया। सो ये 4 स्टडीज, आई मीन वैसे तो 5 स्टडीज है, इन चारों 5 स्टडीज के बेसिस पे क्या कंक्लूजन जनरेट हुआ, क्या कुछ निकल करके आया? बेसिकली देखिए, रिजल्ट तो साफ है, क्या कुछ निकल करके आया, ये बात साथ में होती चली गई और हम लोग बात करते चले गए कि एटीट्यूड सही नहीं है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, तनख्वाह सही से नहीं दी जा रही है, इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है, मोटिवेशन नहीं दिया जा रहा है, साइकोलॉजिकल नीड का ख्याल नहीं रखते। ये सब कमियां तो हमने पहचान ली, ये तमाम चीजें, लेकिन रेफरेंस क्या मिला? रेफरेंस के तौर पे ये मिला, the study concluded that one should not ignore the human aspect of organization instead of overemphasizing technical and economic aspect of the organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था मानवीय पहलुओं को नाकार नहीं सकता जी, कोई भी संस्था मानवीय पहलू को नाकार नहीं सकता है। बेसिकली जितनी तरीके की टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल क्या कहते हैं कि एडवांसमेंट है, ओवर एम्फेसाइजिंग आप करना चाहें वो कर रहे हैं, इससे आपकी मामले का सुधार नहीं होने वाला है। सुधार इस बात से होगा कि आप इंसानी पहलुओं को नजरअंदाज ना करें या उसको इनकार ना करें। इज इट ओके? इज इट ओके? दूसरा क्या रेफरेंस निकल करके आया? दूसरा रेफरेंस निकल करके आया, the management should also concentrate on human situation. प्रबंधन को ये देखना चाहिए कि इंसान किस हालत में है। कोई इंसान बीमार है, उस इंसान से जनरल इंसान की तरह काम ले रहे हैं। कोई फीमेल वर्कर्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनसे आप जनरल लोगों की तरह काम ले रहे हैं। कोई हमारे पास ऐसे हैं जो किसी तरीके की हैंडीकैप में मुब्तला है, आप उससे भी उसी तरीके के काम लड़ रहे हैं। किसी के घर में कोई अनफॉर्चुनेट बात हो गई है, आप उसको भी जनरल की तरह कंसीडर कर रहे हैं।
फिर आपका काम गड़बड़ होगा। इसलिए मैनेजमेंट को कंसंट्रेट करना चाहिए इंसान की सिचुएशन पे कि इंसान किस तरीके की सिचुएशन को झेल रहा है इस वक्त, जी क्या कुछ उसके दिमाग में चल रहा है बेसिकली। इज इट राइट और नॉट जी? Yes, sir. And the management should install the motivation among the employers and communicate with the workers. मैनेजमेंट को चाहिए कि समय समय पे वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करें, उनके साथ बातचीत करें। देखिए बातचीत करना एक अलग बात है, और समटाइम्स हम इसलिए बातचीत नहीं करते हैं कि हम भूल मिल जाएंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी, हम छोटे करार दिए जाएंगे, और इस वजह से हम बातचीत नहीं कर पाते हैं। लेकिन अच्छा मैनेजमेंट वो है जो वर्कर्स के साथ मिलकर के बात करता है, डायरेक्टली बात करता है, उनमें मोटिवेशन इंस्टॉल करता है। अंबानी इसलिए नहीं है, अडानी इसलिए अडानी नहीं है, क्योंकि आप इन दोनों को जब बिहेवियरल पहलू इन दोनों का देखेंगे आप, तो आपको ये एहसास होगा कि किस तरीके से इन लोगों ने इंसान का फायदा उठाया है, और जो कुछ ये बन पाया है वो अपने वर्कर्स की वजह से बन पाया है। और ये बात अंबानी ने रिसेंट टॉक में खुद ये बात कही है उन्होंने कि मैं जो कुछ भी हूं अपनी एम्प्लॉय की वजह से हूं, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय ने हमारे लिए 110% किया है, इसी वजह से मैं आज इस स्टेट में। आप देखिए हर पर्व त्योहार पे, हर सिचुएशंस में वो वर्कर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट बोनस देते हैं वर्कर्स को, डायरेक्ट बातचीत करते हैं, डायरेक्ट मोटिवेशन देते हैं। ये वर्कर्स में अलग एनर्जी भरता है, अलग एनर्जी डेवलप करता है। आर यू एग्री विद मी और नॉट? Yes, sir. जी यस सर। हाँ। दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथोरिटी मायो फील्ड should be on social skill in securing cooperation rather than expertise. अपने आप को एक्सपर्ट मत समझिए, अपने आप को बहुत ज्ञानी, बहुत ज्यादा पंडित, बहुत काबिल मत समझिए, बल्कि अपने आप में ये कोशिश करिए, अपने आप को अथॉरिटी मत समझिए, आपको अपने वर्कर के साथ कोऑपरेशन कोलैबोरेशन से काम करना चाहिए, और जो ऐसा करेगा ऑर्गेनाइजेशंस में, वही ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ेगा, वही ऑर्गेनाइजेशंस कामयाब माना जाएगा। तो टोटल 4 स्टडीज जो हमने कही आपसे, ग्रेट इल्यूमिनेशन हो, चाहे वो ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स हो, एब्सेंटिज्म हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हो, इन चारों स्टडीज के आधार पर एल्टन मायो ने ये कंक्लूजन जनरेट किया है। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। बातें समझ में आई है? जी सर। जी यस सर। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछो, कोई प्रश्न है यहाँ तक? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोगों को का जिक्र हुआ, एक एल्टन मायो का, दूसरा जो है ना मैस्लो का। देखिए इस पे क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी मतीन दे चुके हैं आपको कि एल्टन मायो हेड कर रहे थे, कोच कर रहे थे, इसलिए बार बार एल्टन मायो का नाम आ रहा है। उनके कई एसोसिएट थे, 12-14 एसोसिएट थे जो उनके साथ काम किए, जिसमें से कुछ का जिक्र हमने शुरुआत में आपसे करी है। आई थिंक आप मिस कर गए हैं, शुरुआत में हमने करी। दूसरी बात, मास्लो को यहाँ पे लाने का कोई मतलब नहीं है। मास्लो को लाना हमारी पर्सनल स्ट्रेटजीज है कि हम आपको ये बताएं कि हम जिस ह्यूमन पहलू की बात कर रहे हैं, जिस मानवीय पहलू की बात कर रहे हैं, वो गैप ना रहे, क्योंकि आप इसको देख करके पता लगाइए कि क्या ह्यूमन पहलू है, मानवीय एस्पेक्ट है। तो ये हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज है, जिसकी वजह से हमने उनको कॉन्टेक्स्ट में लाया ताकि बातें गैप ना हो, आपको बातें समझ में आए। लेकिन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से सिर्फ और सिर्फ एल्टन मायो और उनके एसोसिएट का रिलेशनशिप है मैनेजमेंट की दुनिया में। मास्लो का कोई लेना देना नहीं है। मास्लो का कॉन्टेक्स्ट है सिर्फ कि भाई इंसान की मानवीय पहलू को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक, ओके जी। सो और किन्हीं का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो पूछिए। माफ करिए भाई, कोरोना वाली आवाज आ रही है आपकी, मैं सुन नहीं पाया। आप टेक्स्ट कर दीजिए, देखते हैं उसको, है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की? जी, पहला है एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एलिमेंट्स,
ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मानवीय तत्वों पर, मानवीय पहलू पर जोर देता है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर्स इन प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहता है कि उत्पादन में जो सामाजिक और मानवीय कारक हैं उनका अमल दखल होता है, उनका असर होता है, उनका प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात कहते हैं कि मैन जो है यानी इंसान जो है वो सिर्फ आर्थिक उत्पादन का साधन नहीं है, अर्थात आर्थिक नहीं है, बल्कि इंसान दरअसल इंसान है और इंसान को दरअसल इंसान कंसीडर किया जाना चाहिए बेसिकली। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ वर्कर्स, जैसा कि हमने कहा और जैसा कि हमने मास्लो को कॉन्टेक्स्ट में लिया कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के तहत ये बात कही जा रही है कि जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉई हैं, उन एम्प्लॉई की नीड का ख्याल, जी उनके साइकोलॉजिकल नीड का ख्याल रखना होगा। आपको रखेंगे तभी जाकर के आप, जी रखेंगे तभी जाकर के आप अच्छे मैनेजमेंट बन पाएंगे और ज्यादा आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका ग्रो कर पाएगा। पांचवी बात, ह्यूमनिस्टिक रिलेशन अप्रोच कहता है कि हमारा जो सुपरवाइजरी स्टाइल होना चाहिए, यानी क़यादत की जो शैली होनी चाहिए, नेतृत्व की जो शैली होनी चाहिए, क़यादत के जो असलूब होने चाहिए, वो लिबरल होना चाहिए, आजादाना तौर पे होना चाहिए। गर्दन पे तलवार रख करके एकदम सोचिएगा कि हम ठीक करा ले, और गर्दन पे तलवार रख करके आप सोचेंगे कि हम काम करवा ले, तो पॉसिबल, जी पॉसिबल नहीं है बेसिकली। छठी बात ये है, छठी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को एक सामाजिक तंत्र के तौर पे देखता है, जहां पे सामाजिक तंत्र के तौर पे देखता है, जहां सामाजिक तंत्र का मतलब है एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे की इज्जत करता है, एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे को कोलैबोरेट और कोऑपरेट करता है, एक ऐसी जगह जहां पे हर कोई किसी की आवश्यकताओं का, दुख दर्द का ख्याल रखता है। ऐसे पहलू को हम लोग सोशल सिस्टम कहते हैं, जैसे कि आप अपने समाज में देख लीजिए। और जो ह्यूमनिस्टिक रिलेशन अप्रोच वाले हैं वो मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस एक सोशल सिस्टम है, एक सामाजिक तंत्र है, जहां पे बड़ा छोटा कोई नहीं है, अपना गैर कोई नहीं है, बल्कि वर्कर्स और एम्प्लॉय के बीच में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की नीड और आवश्यकताओं का ख्याल रखना चाहिए, तभी जाकर के ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और कामयाब हो पाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Are you getting or not? Are you getting or not? जी यस सर। ये बाबू, Yes, sir. हाँ जी। तो अगर गेटिंग है तो एक और बात हम लोग बात करेंगे, एक और टॉपिक पे बात करेंगे, और वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस। क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस। Organizational compliance. So, organizational compliance means what? नाम सुना है कभी ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस का? जी अरे हाँ ना तो बोलो, कभी नाम सुना है? याद नहीं आ रहा सर। शायद इसमें नियम कानून की बात होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छे हाँ सही बात कह रहे हैं। देखिए बात सही है। कंप्लायंस का मतलब है किसी चीज से बाध्य होना, किसी चीज से बंधे होना। और चूंकि लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस, हम किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी भी तरीके की संस्था में जाते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल रेगुलेशन होता है, अपना तौर तरीका होता है, अपना नियम कानून होता है। इज इट राइट? इज इट राइट? Yes, sir. किसी चीज उससे बंधे होना, उसको फॉलो करना, नियम कानून को फॉलो करना, उससे बंधे होना बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस कहलाता है। सो कंप्लायंस जो है वो रेफर करता है बंधे होना, और ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है आप ऑर्गेनाइजेशन संस्था। इसका मतलब ये है कि चाहे किसी भी तरीके की संस्था में जाइए, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, मिलिट्री चर्च हो, कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन हो, आई मीन रिलीजियस स्पेस हो,
या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह एक नियम कानून है, एक उसूल है, एक कायदे कानून है, एक नियम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की जो नियम कानून है, जो पॉलिसीज है, जो रूल रेगुलेशंस है, जो कानून है, जो लीगल एस्पेक्ट है, उससे बंधे होना, उस पर अमल करना एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लायंस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लायंस। Organization compliance. Organizational compliance. ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लायंस कहलाता है। So the term compliance basically means ensuring law abidance. Compliance का मतलब ये है नियम कानून से बंधा होना, नियम कानून से बंधा होना, नियम कानून को फॉलो करना, compliance कहलाता है basically. So compliance is the set of process that an organization used to ensure that employees and the organizations as a whole abide by the internal rule of conduct and external rule and regulation. कंप्लायंस का मतलब वो प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस इटसेल्फ, उसके एम्प्लॉइज और उसके मैनेजमेंट सब कोई किसी न किसी पर्टिकुलर नियम कानून के तहत, किसी न पर्टिकुलर पॉलिसीज के तहत, गाइडलाइन के तहत हर कोई बंधा होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशंस में सेफ्टी मेजर का कॉन्सेप्ट है जो कि हर किसी को पहनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म का मैटर है जो कि हर एक को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अदारे की जो पॉलिसीज है, काम करने का तरीका है, जो वर्किंग स्टैंडर्ड है, वो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, किसी को वो कोई उससे डिविएट नहीं कर सकता। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट? यस सर। इसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लायंस कहते हैं। इसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लायंस कहते हैं। So it may include your company written values, इसमें आपकी कंपनी की written values मूल्य हो सकते हैं, उनकी ethical policies हो सकती है, एम्प्लॉय के लिए हैंडबुक हो सकता है कि आपको, जैसे कई जगह आप जाते हैं ना तो प्रोस्पेक्टस देता है कि यहाँ आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी। उसी तरीके से जब अच्छे अच्छे कंपनी होते हैं वहां पे एम्प्लॉय हैंडबुक मिलता है। जैसे किसी का अपॉइंटमेंट होता है उसको हैंडबुक दी जाती है और 72 घंटे का वक्त दिया जाता है कि आप हैंडबुक पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बिहेव करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो वो भी जो हैंडबुक है वो भी क्या है, एक तरीके का नियम कानून है बेसिकली। एंड पॉलिसीज फॉर कंप्लाइंग विद लीगल ऑब्लिगेशन, और फिर नियम कानून तो है ही, जो जो कानूनी तौर पे है वो तो है ही। सो बेसिकली कंप्लायंस वो प्रक्रिया है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों किसी न किसी नियम कानून, उसूल और जवाबित कायदे कानून से बंधे होते हैं। इसी चीज को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस में कंपनी की रिटन वैल्यूज हो सकती है, उनकी एथिकल पॉलिसीज हो सकती है, हैंडबुक हो सकता है, कोई गवर्नमेंट के जरिए से बनाया गया कोई दिशा निर्देश हो सकता है, कोई गाइडलाइन हो सकती है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई पॉलिसीज हो सकता है। इससे बंधे होना ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस है। So we define compliance as a state of accordance between an actor's behavior or products on the other hand. जैसे क्या होता है, जो सिनेमा बनती है तो सिनेमा बनने से पहले आप देखिए तो एक एक्टर्स को जो है वो स्क्रिप्ट दी जाती है, नहीं स्क्रिप्ट दी जाती है ना भाई, कि पढ़ लीजिए कैसे रिकॉर्डिंग करना है, कैसे एक्टिंग करना है, क्या क्या बोलना है, वो आपको स्क्रिप्ट में लिख करके दिया होता है। इज इट राइट और नॉट? यस सर। है तो Yes, sir. जो एक्टर है वो उनकी जो एक्टिंग है वो किस पे जज होती है? वो इस बात पे जज होती है कि उसमें उसको जो स्क्रिप्ट मिला है वो स्क्रिप्ट कैसा मिला है, अर्थात वो स्क्रिप्ट को कितना फॉलो कर रहा है, इस बात से वो उसकी एक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जज होती है बेसिकली। उसी इन द सेम मैनर ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स का हैंडबुक है वो और वर्कर्स के जरिए से किया जाने वाला बिहेव दोनों एकॉर्डेंस होना चाहिए, यानी मिलता जुलता होना चाहिए। और ऐसा है तो इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस। और याद रखिए कि ऐसा नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत जल्दी स्वाहा होने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी स्वाहा होने वाला है, क्योंकि उसकी वजह से रेपुटेशन डैमेज होता है। अगर अदारे की रेपुटेशन बनाना चाहते हैं तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, उससे बंधा होना पड़ेगा। न सिर्फ आपको अदारे की एक एक यूनिट को
एक एक यूनिट को उस नियम से बांधना पड़ेगा, तब जाकर के रेपुटेशन मैनेजमेंट होगा और फिर ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस को इंश्योर किया जा सकेगा। इज इट ओके? आर यू गेटिंग? सर सो Yes, sir. यस सर, इसमें गवर्नमेंट का लॉज जो बताए, इसमें मैंने पढ़ा था सर वो दो चीज, कि एक एक्सटर्नल कंप्लेंट्स होता है और वो एक इंटरनल होता है। जैसे बिल्कुल कंपनी का जैसे गवर्नमेंट का सर लॉज है, वो इन्वायरमेंटल लॉज है या टैक्स लॉज है, तो वो आ जाएगा एक्सटर्नल कंप्लेंट्स के अंदर। और कंपनी की जो सेफ्टी गाइडलाइंस है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो इंटरनल में आ जाएगा, जितना भी रूल रेगुलेशन या पॉलिसीज है वो कंपनी के। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कंपनी इटसेल्फ नियम कानून बनाती है तो इंटरनल है, और कंपनी के अलावा कोई दूसरी एजेंसी इन्वॉल्व होती है, नियम कानून बनाती है, तो वो एक्सटर्नल कंप्लेंट्स। हाँ, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, अगर वो नियम कानून बना रही है तो वो एक्चुअली में एक्सटर्नल फैक्टर है बेसिकली। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस की। पहला, कंप्लायंस इज अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटीज टू इट्स कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर। देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी शिद्दत से आप काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, इस बात से ज्यादा जरूरी इस बात का है कि ऑर्गेनाइजेशन की रूल रेगुलेशन को कितना फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गार्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, जो गार्ड बहुत मेहनत करता है और दिन रात गेट पे खड़ा रहता है ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट गार्ड अपनी यूनिफॉर्म में नहीं है, गार्ड अपनी यूनिफॉर्म में नहीं है, तो काम करते हुए भी रेपुटेशन का डैमेज है कि वो गार्ड नहीं है, उसने ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया। इज इट राइट? इज इट राइट? सो बेसिकली गार्ड को गार्ड होना चाहिए। उसी तरीके में तमाम की बात कह रहे हैं कि अदारे में जो काम किया जा रहा है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि अदारे की जो रूल रेगुलेशन है, पहले उससे बंधिए, पहले उसको फॉलो करिए, ये जरूरी है बेसिकली। दूसरी बात, विदाउट अ कंप्लायंस फंक्शन यू कैन नॉट रिलायबली बिल्ड और मेंटेन अ ट्रस्ट विद अदर। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लायंस नहीं है, आपके कर्मचारी नियम कानून से बंधे हुए नहीं है, आप नियम कानून से बंधे हुए नहीं है, याद रखिए आप लोगों का भरोसा नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि सब कोई जानेगा कि झूठा और मक्कार हैं, क्योंकि अभी कुछ और बोल रहे हैं, 1 घंटे बाद और 3 दिन के बाद कुछ और बोलेंगे। इतनी सारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज आई, सब के सब खत्म हो गए। अब लोग भरोसा ही नहीं करता। नेटवर्किंग मार्केटिंग वाला को जूता लेके तो लोग ढूंढता चलता है, जहां आया उनकी जुतियाना शुरू करता है। पता है क्यों हुआ ये? क्योंकि जो वादा किया गया था, जो नियम कानून था, उसको फॉलो नहीं किया गया। इज इट राइट और नॉट? जो फेंका गया था उसको समेटा नहीं गया, जो फेंका गया था उसको समेटा नहीं गया। यस। सो क्या बोलते हैं कि आपको जो है कि अगर रिलायबिलिटी मेंटेन करनी है, भरोसामंदी मेंटेन करनी है, लोगों पे की नजर में आना है आपको, तो आपको नियम कानून से बनना पड़ेगा, जो कंप्लायंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड इफ यू हैव नो कंप्लायंस फंक्शंस, यू इनवाइट रेपुटेशनल डैमेज। और याद रखिए कि अगर आपके यहाँ कंप्लायंस नहीं है, आप अपनी रेपुटेशन को खुद खराब कर रहे हैं, अपनी रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि बिना कंप्लायंस का ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता। क्योंकि कंप्लायंस जो शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, ये डिफाइन करता है कि कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन क्यों, फॉर एग्जांपल जामिया मिलिया इस्लामिया क्यों, ये कंप्लायंस डिफाइन करता है जामिया मिलिया इस्लामिया क्यों। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों, ये उसकी कंप्लायंस डिफाइन करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों, ये उसकी कंप्लायंस डिफाइन करती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट? यस सर। यस। So, the term compliance define the characteristics of organization and choice of organization. So, why particular organization is being choiced by someone? So, define करता है compliance, why का जवाब देता है, क्यों का जवाब देता है ऑडियंस को, सार्फिन को, I mean
उपभोक्ता को। कंप्लायंस हेल्प डिफाइन एंड रेगुलेट एन ऑर्गेनाइजेशंस हाउ, और फिर यही कंप्लायंस बताता है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चलेगा, कौन चार्ज में रहेगा, कौन डिस्चार्ज होगा, कितने घंटे कितने आवर की प्रैक्टिसेस होंगी, कैसे कैसे क्या चलेगा, क्या नियम कानून है, वो आपको ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस ही बताता है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रन करेगा। जो आप देखते हैं कि रजिस्ट्रार की तरफ से आदेश आ गया, कंट्रोलर की तरफ से आदेश आ गया, नोटिस आ गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है भाई? कंप्लायंस ही तो है, जो बता रहा है कि कैसे एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, कैसे फॉर्म भरोगे, कैसे तो एडमिशन होगा। नहीं जी। So organizational compliance give the answers of two interrogating a statement like why and along with how particular organization. Is it okay? Is it okay or not? Yes, sir. Yes. चलिए तो